नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इस वक्त बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, सट्टा लगाते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप पर सट्टा लगाते 6 गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप के लिए खुलाया था बैंक खाता, लेन देन के लिए होता था खाते का इस्तेमाल। मुख्य आरोपी देवेश सिंह सहित 6 गिरफ्तार हुए हैं। आजाद चौक पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सट्टा लगाते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप पर लगातार कार्रवाई जारी है और महादेव ऐप पर सट्टा लगाते 6 गिरफ्तार हुए हैं। लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं महादेव ऐप से जुड़े लोगों पर, सटोरियों पर। और इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी देवेश सिंह सहित 6 गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल पूछताछ इन सभी से जारी है। आजाद चौक पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। सट्टा लगाते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादा जानकारी क्या है, सहयोगी युगल तिवारी हमें जानकारी देंगे। युगल, 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप पर लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई। आखिर अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए ऋतु, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के रायपुर पुलिस है लगातार कार्रवाई करती रही है। अब तक 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों से अब रायपुर पुलिस है वो उसने की है। और अहम बात ये कही जा सकती है इस महादेव सट्टा ऑनलाइन को लेकर के कि यहाँ पर खाता उपलब्ध कराने का काम है किया जाता है। एक स्टूडेंट था बिलासपुर में जिसके खाते पर 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन अचानक जब आया तो उसके बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ कि लोगों के बैंक अकाउंट के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया है वो की जाती है। अभी जो 6 देवेशी सहित जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है कि ये महादेव सट्टा ऐप के जो संचालन करते थे उन्हें ये अलग अलग लोगों के खाता है, बैंक अकाउंट है, उसे दिलाने का काम करते थे और उन आम लोगों के अकाउंट पर ट्रांजैक्शन किया जाता था ताकि आईटी की टीम को सभी जो है शासन की जो टीम है, चाहे वो कर की हो चाहे किसी की हो, उनकी आंखों में धूल झोंक करके करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया जाता रहा है। तो अब ऐसे पर पुलिस है लगातार कार्रवाई करती रही है। इससे पहले ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई की है महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, लेकिन अभी कुछ दिनों से कार्रवाई बंद थी। लेकिन अब सिलसिलेवार जिस तरह से आजाद चौक थाना क्षेत्र में शिकायत आई थी ऋतु, तो उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये खाता देने का काम करते थे और भी इसका रैकेट लंबा है। लगभग 35 से 40 लाख रुपए की पहले भी पुलिस ने जो रकम है उसे होल्ड कराया है। अब कार्रवाई है फिर से शुरू हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि एक अहम कार्रवाई इसे कही जा सकती है महादेव ऑनलाइन सट्टा को लेकर के। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में सबसे पहले बात पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ में होने वाले ताबड़तोड़ दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे की तारीख तय हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश पार्टी के तमाम नेता कब से प्रयास कर रहे थे। पीएम मोदी 3 दिनों के भीतर 2 बार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के भीतर 2 बड़ी चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। तो इंतजार जो है लंबे वक्त से था छत्तीसगढ़ बीजेपी को, और अब जो है फाइनल हो चुका है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बेहद ही खास ये दौरा रहेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद पहली बार 2 नवंबर को चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे यानी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान प्रदेश की जनता से कई चुनावी वादे भी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में वो तमाम चुनावी वादे पूरे किए जिसे हमने 2018 में किया था। इसी के साथ ही इस बार जीत के बाद धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए, मजदूरों को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए देने की बात कही। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी का वादा किया। चलता रहा, लेकिन मैं जितना पूरा देश में बातचीत की और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा
कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। कवर्धा की बात करते हैं। जेपी नड्डा का सरकार पर वार, उन्होंने कई बातें कही। छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। आम सभा में बघेल सरकार पर वार उन्होंने किया। पंडरिया में चुनावी जनसभा वो करने पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील उनके द्वारा की गई है। तो तमाम तरह की बातें और सरकार पर निशाना साधा गया है जेपी नड्डा द्वारा। छत्तीसगढ़ में हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच कई सारी बातें की गई और वादा ना निभाने की बात भी कही गई। सरकार पर निशाना जेपी नड्डा द्वारा साधा गया है। घोटाला किया कि नहीं किया बघेल ने? आप बताइए। शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए। उन्होंने ये गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे घोटालेबाज सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये घोटाले की सरकार को घर भेजना है कि नहीं भेजना है? इनको घर भेजो और इनको काम दो ताकि पंडरिया का विकास हो सके, इसकी आप चिंता करें। केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सत्ता में आ सके, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कितना आखिर खास ये दौरा रहेगा। आकाश, लगातार केंद्रीय नेतृत्व नजरें गड़ाए बैठा है, दौरे कर रहा है। जेपी नड्डा वहीं पर हैं, राहुल गांधी वहीं पर हैं और अब प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। इस बार के जो चुनाव होंगे, इस बार की जो लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सक्रियता दोनों तरफ से बहुत ज्यादा है। देखिए, दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ में ताकत झोंक दी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार चल रहा है। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व लगातार यहां दौरे कर रहे हैं। यही दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दौरे लगातार होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। पहला दौरा 2 नवंबर को कांकेर में होगा, जिसको लेकर संगठन ने तमाम तैयारियां कर ली है। वहीं 4 तारीख को दूसरा दौरा, 3 दिन में बैक टू बैक 2 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पे छत्तीसगढ़ में होने वाले। एक तरीके से वोटरों को साधने की एक बड़ी कवायद है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है। यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री का दौरा यहां बनाया जा रहा है ताकि वोटरों को साधा जा सके। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर में दौरे किए। 7 नवंबर को बता दें, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है जिसमें 20 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें 12 सीट बस्तर के हैं। यही कारण है कि कांकेर में सभा किया जा रहा है ताकि 12 सीटों को जीता जा सके। संगठन इसको लेकर पूरी तैयारी में है। जी, वोटर्स को साधने के लिए, आकाश, वोटर्स को साधने के लिए हर तमाम कोशिश दोनों ही पार्टियों द्वारा की जा रही है। हम देख रहे हैं तूफानी प्रचार जो हो रहा है, दौरे चल रहे हैं। इसी बीच हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर वो वादा किया जा रहा है जिससे वोटर खींचा चला है। राहुल गांधी वहीं पर हैं। कल भी हमने वादे उनके देखे कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए उन्होंने किया। शिक्षा की बात के लिए अगर हम करें तो KG to PG तक की उन्होंने बात कही। आज भी कई सारे ऐलान किए। कितना प्रभाव ये डालेगा, क्या लगता है?
देखिए, चुनाव है तो वोटरों को साधने की कवायद, एक बड़ी कवायद दोनों पार्टियों की है। बड़े बड़े जो वादे हैं वो कांग्रेस ने अपना सीधा पत्ता खोल दिया है, चाहे कर्ज माफी की बात हो, 20 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, तेंदुपत्ता में बोनस देने की, या फ्री शिक्षा की बात। एक नया इतिहास लिखा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जोरदार ताली बजा करके माननीय अपने वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हम आपको संबोधित करें। जोरदार ताली बजाएं वीडी शर्मा जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक सभा में महाकाल की नगरी में देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी आज इस सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय अमित जी का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों के साथ। आज इस सभा में उपस्थित आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय विवेक जोशी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मोहन यादव जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, आदरणीय अनिल जैन जी, सतीश मालवीय जी, बहादुर सिंह चौहान जी, ताराचंद गोयल जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, और उपस्थित हमारे आज इतनी बड़ी संख्या में नागरिक भाई और बहनों, माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आज इस ऐतिहासिक अभियान में आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, जो जनता जनार्दन आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर भारत के मान और सम्मान के साथ, विकास के नए आयाम के साथ, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश को, जो कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य था 2003 से पहले, और 15 महीने की सरकार में जो मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर चली हुई सरकार में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश को बनाया और हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को जो ताकत दी है, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,17,000 करोड़ के विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, तो विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के लिए खड़े होने का काम, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज मैं इस सभा में माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करते हुए केवल इतनी बात कह करके कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी आज जो उपस्थित हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय राजनीति के हमारे आज के चाणक्य हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से पुनः एक बार आदरणीय अमित जी का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री यशस्वी, माननीय अमित जी के लिए जोरदार ताली बजा। और मैं उनको सीधा आमंत्रण दे रहा हूं, वो आए बाबा महाकाल की धरती पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार ताली बजा करके अमित शाह जी जिंदाबाद। मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता
डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, हमारे उज्जैन के सभी प्रत्याशी, उज्जैन उत्तर से श्री अनिल जैन जी, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी, नागदा से तेज बहादुर सिंह चौहान जी, महिदपुर से श्री बहादुर सिंह चौहान जी, तराना से ताराचंद गोयल जी, गटिया से श्री सतीश मालवीय जी और बड़नगर से श्री जितेंद्र पंड्या जी। और आज महाकाल की इस भूमि पर यहाँ पर पधारे हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, सबसे पहले बाबा महाकालेश्वर की भूमि पर मैं आया हूं। मैं यहां से सीधा बाबा के दर्शन के लिए जाने वाला हूं, मगर मेरी बोलने की शुरुआत बाबा को शीश झुकाकर मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन नगरी भारत भर के सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यही जगह है जहां से वेद काल से भारत के संध्या पूजन का समय तय होता है, स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। ये हमारा महाकाल का भूमि है। यही भूमि है जहां भर्तृहरि ने भी अपने कई सारे साहित्य की रचना की। वीर विक्रम की बातों से पूरा देश का बच्चा बच्चा राजा विक्रम के ज्ञान और पराक्रम से जानकार है। ये महाकवि कालिदास की भूमि है। सम्राट अशोक का बचपन जहां गया, ये यही उज्जैन है। महान समुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे, ये यही उज्जैन है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की, यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जरा मीडिया वाले बैठ जाओ भैया, सेट कर कर पीछे दिखाई पड़े। जरा बैठ जाइए जरा प्लीज, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, आप बैठ जाइए नीचे। अरे यार, युवा आदमी हूं मैं, अभी गिरूंगा नहीं, काहे को तुम चिंता कर रहे हो। कोई शॉट नहीं मिलने वाला है, बैठ जाओ। ओ बड़े बाल वाले भाई साहब, सुनते हो ना आप। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता ने अपना मत प्रकट करना है। मैं आज जब उज्जैन की धरा पर आया हूं, तब मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप किसी एमएलए को चुनने के लिए मत दीजिए। आप किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिए वोट। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट, क्योंकि आपके सामने दो ही विकल्प। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी।
जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आज 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेशों में सड़कों का जाल बिछाकर मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। मित्रों, मध्य प्रदेश का विकास और गरीबों का कल्याण, शहरों का विकास, गांव का कल्याण, उज्जैन का विकास, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। मैं आज आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिक्षा के बजट को 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पहुंचाया और प्रति व्यक्ति आय जो विकास का द्योतक मानी जाती है, एक मानदंड माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय 11,000 करोड़ रुपया थी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का, 11,000 रुपया थी, 11,000 से बढ़ाकर 1,40,000 रुपया करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बंटाधार की सरकार 60,000 किलोमीटर के रोड छोड़कर गई थी। आज मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, अभी कमलनाथ का मैं भाषण सुनता था, किसानों की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ, जरा शर्म करो, शर्म, अपने गिरेबान में झांको। आपके समय में 4,40,000 टन गेहूं खरीदा जाता था, सिर्फ 4,40,000 टन। हमारे समय में अब 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों का एमएसपी पर खरीदने का काम होता है। मित्रों, युवाओं के लिए मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे, हमने 4,000 तक पहुंचाई। आईटीआई की संख्या 159 से 1,014 तक पहुंचाई। और पर्यटक, क्योंकि कानून और व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ा कर रखी थी, पर्यटक पहले 64 लाख आते थे, इसकी जगह मध्य प्रदेश में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ पर्यटक अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते हैं। मित्रों, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को कितना महत्व दिया है। और मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे विकास के काम किए हैं, मैं बाद में बताता हूं। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपका वोट, जैसा मैंने कहा, ऐसे सिर्फ मध्य प्रदेश का एक एमएलए का चुनाव नहीं करेगा। आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने इस देश के अंदर भारी परिवर्तन करने का काम किया है। मुझे बताओ उज्जैन वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और बंटाधार की पार्टी 70 साल से धारा 370 को हटाती नहीं थी। 2019 में आपने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने
और एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संसद में समाप्त करने का काम कर। और उस वक्त एक कांग्रेसी ये राहुल बाबा क्या कहते थे, मत हटाइए मत हटाइए, धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और मोदी जी ने आज हमारे कश्मीर को, भारत माता के मुकुट मणि को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। मैं यहां आया हूं, भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे, मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में, वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, और एक कांग्रेस पार्टी माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे शासन में महाकाल लोक बना। दुनिया भर से जितने लोगों ने महाकाल लोक का विजिट किया, दर्शन किया, सभी ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, एक कमलनाथ के अलावा। उज्जैन वालों, बताओ मुझे, महाकाल लोक के निर्माण का जो विरोध करते हैं, वो कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश में शासन का अधिकार देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? सिर्फ महाकाल लोक नहीं, मोदी जी के शासन में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरोद्धार हुआ। और मित्रों, भारत चंद्रयान से चंद्रमा पर भी पहुंच गया। ये मोदी जी का शासन। हम कुछ भी करते हैं, एक कांग्रेस को विरोध करने की आदत पड़ गई। हम ट्रिपल तलाक हटाते हैं, ये कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाइए। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं धारा 370 मत हटाइए। हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान को सीधा करने का काम करते हैं, वो कहते हैं उसमें भी उनको पेट में दुख। अरे राहुल बाबा, आपके समय में आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के समय में उरी और पुलवामा में हमला किया, वो पाकिस्तान के घुसे हुए आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोहनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब यहां भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया।
इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। देश भर के लोग जब दुनिया के इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष G20 में आए, आनंद, हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहे थे। मुझे बताओ, महाकाल के गांव वाले लोग, उज्जैन के लोग, G20 से भारत का यश बढ़ा है या नहीं बढ़ा है भैया? आपको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें भी कांग्रेस ने विरोध कर दिया। अरे जरा डूब मरो। महात्मा गांधी की समाधि पर दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष जब रीग लेकर खड़ा होकर महात्मा गांधी श्रद्धांजलि, मनमोहन की वैसे चौड़ा हो जाता है। मगर इनका स्वभाव है विरोध करना। भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम सिर्फ 10 साल के अंदर किया और आने वाले 2 साल में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार के अर्थतंत्र की गति नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, सीमाओं को चौक चौबंद किया, वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसी, कश्मीर में शांति प्रस्तापित कर दी थी और पीएफआई जैसे संगठन पर एक ही दिन में 250 से ज्यादा एक्टिविस्ट को पकड़कर पीएफआई को बैन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये मालवा है, सिमी का गढ़ रहा है, हमारे पास का मालवा। आप मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक कांग्रेस वाले उसका भी विरोध करते हैं। राम मंदिर बनाएंगे, इसका भी विरोध करेंगे। और हम नर्मदा का जयकारा लगाते हैं तो भी उनको पसंद नहीं आता है। संत रविदास करेंगे और हम नर्मदा का जयकारा लगाते हैं तो भी उनको पसंद नहीं आता है। संत रविदास का मंदिर बनाते हैं तो भी पसंद नहीं आता है। और भाइयों और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, विगत 18 साल में हमारे नेता शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, इसका कोई जवाब कमलनाथ और बंटा धार की टीम के पास नहीं। ये 3 परिवार, गांधी परिवार, कमलनाथ, नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह और उनके बेटे, इन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के अलावे कोई काम नहीं किया था। मित्रों, मुझे देरी हो गई, हेलीकॉप्टर की जगह मैं रोड से आया, इंदौर से उज्जैन आया। हर जगह रोड पर कहीं न कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, इंदौर में कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के 9 लाख करोड़ रुपए के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही बजट में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने 9 साल में 31 लाख करोड़ रुपया, जरा जोर से बोलिए कितना, जोर से बोलो कितना, 31 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च करने का काम किया है। भैया कमलनाथ, मैं आज भगवान महाकाल की भूमि पर आपको चुनौती देकर जाता हूं। सोनिया मनमोहन के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, किसने मध्य प्रदेश का विकास किया, इसका चर्चा करना है तो जगह आप तय कर लो। हमें कोई आने की जरूरत नहीं है। हमारा उज्जैन का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको जवाब दे देगा।
माताओं, भाइयों और बहनों, ये 18 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश में उद्योग को लाने का काम किया, मध्य प्रदेश की बच्चियों को पढ़ाई लिखाई कराने का काम किया है, लाडली बहना की योजना देने का काम किया है। और मुझे बताओ उज्जैन वालों, सभी का कोरोना का टीका हो गया है, नहीं हो गया है? दोनों टीके लगे, जरा हाथ ऊपर करो तो, जरा हाथ ऊपर करो जरा फिर से। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम किया। लगभग 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 93 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपया भाजपा की दोनों सरकारें प्रति साल दे रही है। 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। 80 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और 82 लाख से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 45 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। अब कमलनाथ, आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए, अगर आपने इतने सालों तक मध्य प्रदेश और देश में राज करा, आपने सब करा होता तो हम कैसे कर पाते भाई? आपने कुछ नहीं किया था। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को मोदी जी ने जीवन की सारी सुविधाएं देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको अपील करने आया हूं, मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करे। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए देश को सुरक्षित करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो देश को समृद्ध करने में मोदी जी का हाथ बटाए। मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो गरीब कल्याण करने में मोदी जी का हाथ बटाइए। और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए कि पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत को नंबर 1 बनाने में मोदी जी का हाथ बटाए। अब अगर मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुननी है तो कमलनाथ की सरकार मोदी जी का सहयोग कर सकती है क्या भाई? जी, मगर किसानों का सूची नहीं भेजा। फिर से शिवराज जी की सरकार बनी और 93 लाख किसानों का सूची भेजा और आज हर किसान को 12,000 रुपया प्रति साल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल पर वोट देना की अपील करने के लिए मैं आया। सारे प्रत्याशी जरा आगे आ जाओ भाई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे सभी प्रत्याशियों को विधायक बनाकर भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, वे यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के और इस कार्यक्रम के आभार के लिए मैं विवेक जोशी से निवेदन करता हूं, वे आभार व्यक्त करें। तो मिशन एमपी पर हैं अमित शाह, उज्जैन में पहुंचे हुए हैं और जमकर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। के लिए कृत संकल्पित अमित भाई चुनाव प्रचार में लगातार पूरी ताकत झोंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 3 दिन का मध्य प्रदेश का उनका दौरा और इसी कड़ी में आज उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में रोड शो किया और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन किए और जनसभा को संबोधित किया। तो उधर